क्या तुम चोर हो? वो नौजवान नसीहमी हुई आवाज और धीमी सांस लेते हुए बोला। नहीं, मैं चोर नहीं हूं। तो फिर ये पुलिस तुम्हारे पीछे तुम्हें पकड़ने के लिए क्यों आ रही है? इसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। धुंध के पर्दे में सुर्ख बत्तियों की झिलमिलाहट और पुलिस की गाड़ियों के सायरन करीब आ रहे थे। इसके माथे पर पसीने के कतरे उभरने लगे, हालांकि सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। मैं दरअसल, वो रुका, लफ्ज हल्क में अटक गए। आज जाने क्यों रास्ते में मस्जिद के करीब एक दुबला पतला लड़का, जिसकी उम्र बमुश्किल 15 बरस रही होगी, एहसान अली खान मरूफ जज साहब की निगाहों का मरकज बन गया। लड़का पथरीले फर्श पर सिमटा बैठा था, गर्द आलूद कपड़े और उलझे हुए बाल उसके हाल की कहानी कहे दे रहे थे। लाहौर की फजाओं पर जनवरी की यख बस्ता शाम अपनी गिरफ्त मजबूत किए हुए थी। सड़कों पर धुंध की दबीज तहयूम छाई थी, जैसे कायनात ने सफेद चादर ओढ़ ली हो और उसके नीचे छुपे सब रंग लम्हा भर को मांद पड़ गए हो। दरख्तों की नंगी शाखें सर्द हुआ के झोंकों के साथ हल रही थीं, जैसे वो भी सर्दी के वार सह रही हो। गिल्ली कूचों में खामोशी का राज था, सिर्फ कहीं कहीं कदमों की चाप सुनाई देती थी, जो लम्हों बाद धुंध में गुम हो जाती। इसी सुकूत के बीच मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज बुलंद हुई, वो आवाज जो धुंध और सर्दी की तमाम सख्तियों को चीर कर दिलों तक पहुंचती है। हर लफ्ज जैसे रूह को गरमा देता हो, हर सदा जैसे याद दिला रही हो कि अंधेरों और सर्दियों के बावजूद रोशनी और हरारत का एक मरकज हमेशा मौजूद है। एहसान अली खान मरूफ जज साहब हमेशा की तरह असर की नमाज के लिए मस्जिद की जानिब बढ़ रहे थे। उनके कदमों में एक ऐसी वकार भरी ठहराव थी, जो बरसों के तजुर्बे, अदालत की कुर्सी पर इंसाफ बांटने की मशक्कत और जिंदगी की तलखियों को देखने के बाद आता है। मगर आज जाने क्यों रास्ते में मस्जिद के करीब एक दुबला पतला लड़का, जिसकी उम्र बमुश्किल 15 बरस रही होगी, एहसान अली खान मरूफ जज साहब की निगाहों का मरकज बन गया। लड़का पथरीले फर्श पर सिमटा बैठा था, गर्द आलूद कपड़े और उलझे हुए बाल उसके हाल की कहानी कहे दे रहे थे। एहसान साहिब ने एक लम्हा ठिठक कर इसे देखा, जैसे किसी पुरानी याद ने उनके कदम रोक लिए हो। हल्की सी मुस्कुराहट उनके लबों पर आई, मगर फौरन ही वो ज़ब्त में आ गए। वो सोचते हुए मस्जिद में दाखिल हो गए। उम्र भर लोगों के चेहरों को शक की निगाह से देखता रहा। आज ये लड़का कैसा मुख्तलिफ लगा। क्या ये भी किसी कहानी का किरदार है? नमाज के बाद वो इमाम मस्जिद से हालात हाजिरा पर सरसरी गुफ्तगू ही कर रहे थे कि बाहर अचानक शोर की आवाजें उभरी। पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंज उठा और चंद सिपाही मस्जिद के दरवाजे पर धाड़ते हुए दाखिल हुए। लोगों के हुजूम में वही लड़का धर लिया गया था। शोर बढ़ा, पकड़ो इसे, शक्ल ही चोरों वाली है। लड़के के होंठ कपकपा रहे थे, मगर वो डट कर कह रहा था, मैं चोर नहीं हूँ, खुदा की किस्म में चोर नहीं। इंस्पेक्टर तंजिया हंसी के साथ बोला, यही तो सब कहते हैं। अभी दुकान से 5,000 रुपए गायब हुए हैं और शोर के बीच यही लड़का भागता देखा गया है। एहसान साहिब मस्जिद से बाहर निकले। उनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा झलक रहा था। उन्होंने सिपाहियों के बीच से लड़के को देखा। ये कहां से चोर लग रहा है? जज साहिब की आवाज रोबदार थी। इंस्पेक्टर झिझकते हुए बोला, जनाब, दुकानदार गवाही दे रहा है। इसी असना में बाइक पर वो दुकानदार खुद आ गया, पसीने में शराबूर और हाँफता हुआ। साहिब, ये लड़का वो नहीं, मेरा सील्स बुआए तो कोई और है। ये तो पहली बार मेरी दुकान के करीब देखा गया। इंस्पेक्टर ने फौरी माजरत चाही और सिपाही हुजूम में गायब हो गए। खामोशी छा गई। सब लोग हैरत से अहमद अली को देखने लगे। एहसान साहिब ने लड़के को करीब बुलाया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अहमद अली और लड़के ने धीमी आवाज में जवाब दिया, वालिद का नाम शेख हैदर अली। वो कपड़े का कारोबार करते हैं। एहसान साहिब ने गौर से इसका चेहरा देखा। मासूमियत और थकन का एक अजब इम्तिजाज था। कहाँ जा रहे थे? पता नहीं। लड़के ने नजरें झुका ली। जज साहिब खामोशी से अहमद अली को देखते रहे। नर्म लहजे में पूछा, बेटा सच बताओ, क्या तुम नाराज होकर घर से आए हो? अहमद अली ने हल्की सी आह भरी और बोला, जी हाँ, मैं नाराज होकर निकला हूँ। दोपहर 12 बजे से घर से बाहर हूँ। हमारा घर सेकुलर टाउन में है। बाबा जान कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो और कारोबार में शामिल हो जाओ।
मेरे दोनों बड़े भाई मैट्रिक के बाद ही बाबा जान के साथ कपड़ों का कारोबार संभाल रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। जज साहब ने गौर से इसके चेहरे को देखा और नरमी से कहा, बेटा तुम कारोबार में क्यों शामिल नहीं होना चाहते? अहमद अली ने एतमाद से जवाब दिया, मैंने हर क्लास में पोजीशन ली है और मेरा ख्वाब है कि आगे बढ़ूं। मेरे मामू जान की भी कपड़ों की बड़ी दुकान है। उनका एक बेटा फौज में जा चुका है। इसने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बनाई। मैं भी चाहता हूं कि अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारूं। अहमद अली की आवाज भरा गई। आज बाबा जान ने साफ कह दिया कि अगर मैं कारोबार में शामिल ना हुआ तो मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा मेरी पढ़ाई के लिए उनके पास इजाफी रकम नहीं। उनके नजदीक मैट्रिक बस इतना काफी है कि हिसाब किताब समझ आ जाए। मुझे घर से निकाल दिया और उम्मी जान को भी कह दिया कि अपने लाडले की हिमायत छोड़ दो। बाबा का कहना है कि कुछ दिन भूख और मुश्किल में रहूंगा तो खुद ही वापस आ जाऊंगा और तब उनकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जज साहिब और बेगम अक्सर अपने वसी मगर खामोश से घर में अकेले ही रहते थे। सिर्फ एक पुराना मुलाजिम और ड्राइवर उनके साथ रहते, वरना दिन भर घर में सन्नाटा ही बिखरा रहता। दोनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैमिली के साथ और दूसरा जर्मनी में अपनी जिंदगी में मसरूफ। माँ बाप के दिल में बस यही खलिश रहती कि औलाद की दूरी ने बुढ़ापे को और ज्यादा तन्हा कर दिया है। इसी खामोशी में अहमद अली जैसे मेहमान की आमद उनके लिए खुशी की लहर बन जाती। जज साहिब ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा और कहा, चुल्लू यार आओ चाय पीते हैं। वो मुलाजिम को आवाज देते हैं, अरे भाई जरा चाय ले आओ, साथ में कुछ लवाजमात भी ले आना। चंद लम्हों बाद मुलाजिम ट्रे में गर्मा गर्म चाय, समोसे और बिस्कुट ले आता है। खुशबू कमरे में फैल जाती है। अहमद अली भूख से बगेली हुए अंदाज में समोसों पर टूट पड़ता है। चाय और 7 समोसों की करचियां उसके दामन में गिर रही थी। जज साहिब इसे हंसते हुए देखते रहे और बोले, बेटा लगता है आज वाकई पेट भरने की नियत है। अहमद अली ने शर्मिंदा सा कहकहा लगाया, जी जज साहिब, आपके घर के समोसों का जायका ही कुछ और है। इतने में एहसान साहिब की बेगम मैमूना बेगम भी कमरे में आ जाती। अहमद अली को देखकर हैरत से पूछती, एहसान साहिब, ये बच्चा कौन है? जज साहिब ने मुस्कुराकर अपनी बेगम को खामोश रहने का इशारा दिया और नरमी से बोले, ये अपना ही बच्चा है मैमूना, अब ये यहीं रहेगा। मैमूना बेगम ने पलक झपककर अहमद अली को देखा। दिल में एक अजनबियत भी थी और साथ ही एक ममता का सा जज्बा भी जागा। जज साहिब अहमद अली की तरफ मुतवज्जे हुए और शफकत भरी आवाज में बोले, बेटा ये अब तुम्हारा घर है, यहाँ रह सकते हो। तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। ये सुनकर अहमद अली की आंखों में नमी तीर गई। बाद अजान जज साहिब ने मुलाजिम को आवाज दी और कहा, अहमद अली को गेस्ट रूम में ले जाओ, आराम करेगा। फिर ड्राइवर को बुलाकर सख्त लहजे में हुक्म दिया, आज ही इस बच्चे के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करके लाओ। ड्राइवर शाम तक वापस आया और बताया, सर सब कुछ सच है। अहमद अली वाकई शेख हैदर अली का बेटा है। शेख साहिब कपड़ों के सबसे बड़े ताजरों में गिने जाते हैं, लेकिन उनका मिजाज सख्त है। मार्केट में मगरूर और जिद्दी होने के हवाले से पहचाने जाते हैं। ये सुनकर जज साहिब ने गहरी सोच में डूबी नजर अपनी बेगम पर डाली। मैमूना बेगम आहिस्ता से बोले, क्या आपने सोच लिया है कि अहमद अली की पढ़ाई और मुस्तकबिल में साथ देंगे? चंद दिन बाद वो खुद शेख हैदर अली से जाकर मिले। बड़े अदब से अहमद अली का जिक्र छेड़ा और कहा, भाई बच्चे को पढ़ने का शौक है, इस पर इतनी सख्ती ना कीजिए। लेकिन शेख हैदर अली ने गुरूर से सर झटक दिया, एहसान साहिब ये मेरा फैसला है। मेरा बेटा मेरा कारोबार संभालेगा, इसकी पढ़ाई मेरे लिए फजूल है। बात टालने के अंदाज में वो जिद पर कायम रहे। एहसान साहिब ने मजीद कुछ कहने के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली और बोझल दिल के साथ घर लौट आए। घर पहुंचते ही बेगम ने सवालिया नजरों से देखा तो उन्होंने धीरे से कहा, अल्लाह बेहतर करेगा। अहमद अली की जिंदगी का नया बाब जज एहसान साहिब और मैमूना बेगम के घर से शुरू हुआ।
स्कूल की किताबें, कापियां और कलम जब पहली बार उसके हाथों में आए तो इसकी आंखों में अजीब सी चमक जाग उठी। वो हर रोज बाकायदगी से पढ़ाई में दिल लगाता और एहसान साहिब और उनकी बेगम इसकी रहनुमाई करते। मैमूना बेगम चूंकि ग्रेजुएशन कर चुकी थी, इसलिए अक्सर शाम को अहमद अली को अपने पास बिठाती, सबक दिलाते और कहती, बेटा इल्म ही असल दौलत है, इसे कभी हाथ से न जाने देना। एहसान साहिब को ये सब देखकर दिल से सुकून मिलता। कुछ दिनों बाद इसी सोसाइटी में 2 छोटे बच्चों को ट्यूशन की जरूरत पड़ी। एहसान साहिब ने अहमद अली को हौसला दिया, बेटा ये मौका है, उन बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी सीखो और अपनी मेहनत से कुछ कमा भी लो। यूं अहमद अली ने पहली बार 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो छोटी जमात के सवाल हल कराता और खुद भी खुशी महसूस करता कि अब वो दूसरों के काम आ रहा है। अहमद अली को जज साहिब की शख्सियत ने बहुत मुतासिर किया था। वो अक्सर उनसे अदालत के फैसलों और मुकदमात के बारे में सवाल करता। जज साहिब नरमी से समझाते, फैसला हमेशा इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। ये बातें अहमद अली के दिल पर नक्श हो जाती। एक दिन मुलाजिम कुछ दिनों की छुट्टी पर गांव चला गया। उन्हीं दिनों मैमूना बेगम बीमार हो गईं। अहमद अली ने उनकी खिदमत में कोई कमी न छोड़ी। किचन में जाकर उनके लिए सूप बनाया, बड़ी एहतियात से पियाले में डाला और मुस्करा कर कहा, आंटी जी ये सूप पी लीजिए, तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैमूना बेगम ने आंखों में आंसू छुपाकर कहा, बेटा तुम तो अपने नहीं लगते, लेकिन इस एक माह में ऐसे दिल में घर कर गए हो जैसे बरसों से हमारे साथ हो। अहमद अली कभी कभी एहसान साहिब और अपने लिए हल्की फुल्की कुकिंग भी कर लेता। जज साहिब हंसते हुए कहते, वाह भाई, लगता है हमारा मेहमान अब शेफ भी बन गया है। यूं 1 महीने के अंदर ही अहमद अली उनके दिलों में अपनी मेहनत, मासूमियत और खिदमत से गहरी जगह बना चुका था। तन्हाइयों में डूबे इस घर में जैसे एक रोशनी सी आ गई थी। वक्त गुजरता गया और मेहनत का फल मुयस्सर आया। मैट्रिक के रिजल्ट का दिन आया तो अहमद अली की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि पूरे बोर्ड में टॉप किया। ये खबर सुनकर एहसान साहिब और मैमूना बेगम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैमूना बेगम ने फौरन मुलाजिम को मिठाई लाने भेजा। अहमद अली को गिले लगाया, प्यार किया और कहा, बेटा ये तो हमारे लिए फख्र की बात है, अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ले। इस शाम घर खुशी से जगमगा उठा। मैमूना बेगम ने अहमद अली की पसंद की डिशेस तैयार की। डाइनिंग टेबल पर खाने की खुशबू और हंसी की गूंज इस बात की गवाह थी कि ये लम्हा सबके लिए कितना खास था। एहसान साहिब ने मोहब्बत भरी आवाज में कहा, बेटा ये खुशी सिर्फ हमारी नहीं, तुम्हारे वालिदैन की भी है। जाओ अपने घर मिठाई लेकर जाओ, अपनी माँ बाप को भी इस खुशी में शामिल करो। दिल में एक अजीब सी घबराहट के साथ अहमद अली ने मिठाई का डब्बा उठाया और अपने वालिदैन के घर गया। माँ ने जैसे ही ये खबर सुनी तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया, दुआएं दें और कहा, अल्लाह तुझे हमेशा कामयाब करे बेटा। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक तलखी भी शामिल थी। इस दिन छठी थी, घर में वालिद और दोनों बड़े भाई मौजूद थे, मगर किसी ने अहमद अली की तरफ सीधे मुंह बात न की। सब ने ऐसे रवैये से बेनियाजी दिखाई जैसे वो कोई गैर हो। दिल पर एक बोझ लिए अहमद अली वहां कुछ देर रुका, फिर खामोशी से वापस आ गया। घर लूटकर जब वो अपने कमरे में बैठा तो दिल ही दिल में सोचा, शायद ये खुशी मेरे अपने नहीं समझ सकते, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। वक्त गुजरता गया। अब अहमद अली कॉलेज में पढ़ रहा था। इस दौरान एक और खबर आई। एहसान साहिब का बड़ा बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी फैमिली के साथ मुकीम था, अपने वालिदैन को इसरार के साथ वहां बुला रहा था। एहसान साहिब और मैमूना बेगम के लिए यह फैसला आसान न था। वो अहमद अली के साथ दिल लगा बैठे थे, मगर बेटे की ख्वाहिश और बुढ़ापे के एहसास ने आखिरकार उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। जब हुसैन ने वालिदैन को जबरदस्ती बुलाया तो एहसान साहिब और मैमूना बेगम के दिल में एक ही फिक्र थी, अहमद अली अकेला कैसे रहेगा। मैमूना बेगम कई दिन परेशान रही। आखिरकार अहमद अली ने खुद ही उन दोनों को तसल्ली दी, अंकल आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अब मैं बड़ा हूँ, घर में मुलाजिम और ड्राइवर भी हैं, अब लोग आराम से ऑस्ट्रेलिया जाएं, अपने बेटे और पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारें।
ये सुनकर एहसान साहिब ने अहमद अली के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और कहा, बेटा तुम वाकई हमारे लिए बेटे से बढ़कर हो। यूं तैयारी शुरू हुई। मैमूना बेगम ने सामान बांधा, घर के कमरे ठीक किए और आंखों में अहमद अली की जुदाई की नमी छुपाते हुए सफर के लिए निकले। जहाज कई घंटे बाद जब ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डे पर उतरा तो मौसम खुशगवार था। पाकिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी के मुकाबले में यहाँ की ठंडी हुआ और खुला आसमान राहत बख्श रहा। एयरपोर्ट के बाहर हुसैन खड़ा अपने वालिदैन का इंतजार कर रहा था। वालिदैन को देखते ही आगे बढ़ा, गिले मिला और एहतराम से सामान संभाला। गाड़ी में बैठते ही इसने फौरन पूछा, अबू उम्मी अब दोनों की तबीयत कैसी है? एहसान साहिब ने मुस्करा कर कहा, अल्लाह का शुक्र है बेटा, बस जरा बुढ़ापे का असर है। मगर साथ ही बातों बातों में दोनों मियाँ बीवी अहमद अली का जिक्र भी करते रहे, कभी इसकी मेहनत, कभी उसकी खिदमत, कभी उसकी पढ़ाई। ये सब सुनकर हुसैन के चेहरे पर नागवारी आ गई। गुस्से में बोला, उम्मी अबू ये अहमद अली आखिर है कौन? आप लोग उसकी परवरिश क्यों कर रहे हैं? क्या वो यतीम है? इसका अपना खानदान नहीं है? एहसान साहिब ने संजीदा लहजे में कहा, बेटा अहमद अली एक अच्छा बच्चा है, इसके साथ अल्लाह ने नेकी करने का मौका दिया है। हुसैन ने बेसब्री से बात काटी, लेकिन आपको अपने खानदान से बाहर किसी को पालने की क्या जरूरत है? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एहसान साहिब ने मैमूना बेगम की तरफ देखा और नख के इशारे से कहा, खामोश रहो, इस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं, बदमज़गी हो जाएगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद गाड़ी हुसैन के घर के दरवाजे पर रुकी। हुसैन ने वालिदैन को उनका कमरा दिखाया और कहा, ये आपका कमरा है, टेबल पर खाना मौजूद है। रात को मुलाकात होगी क्योंकि अभी मुझे दफ्तर जाना है। मेरी बीवी तैयबा भी अपनी ड्यूटी पर है और बच्चे स्कूल गए हैं। ये कहकर वो जल्दी से रवाना हो गया। एहसान साहिब और मैमूना बेगम अकेले कमरे में बैठ गए। सफर की थकन और हुसैन के रवैये की तलखी के बावजूद एक दूसरे को देखकर बस इतना कहा, चलो जरा आराम कर ले। कुछ देर बाद मैमूना बेगम किचन से खाना निकालती और एहसान साहिब के साथ बैठकर खामोशी से खाने लगती। दोनों के दिल में अजीब सी उदासी थी, लेकिन जुबान पर खामोशी छाई रही। खाने के बाद वो बच्चों का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद हुसैन के बच्चे स्कूल से वापस आए। दादा दादी ने खुशी से उन्हें खोल दे बच्चों को गिले लगाया, प्यार किया। बच्चों की मासूम मुस्कुराहट ने लम्हा भर के लिए दोनों की आंखों में रोशनी भर दी, लेकिन तैयबा बीबी का रवैया सर्द ही रहा। वो करीब आए और रस्मी से अंदाज में बोले, बाबा जान, यहाँ लाइफ बहुत बिजी है, हमारे पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता। शायद आपको भी इसी रूटीन के साथ रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरह यहाँ फैमिली एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं देती। ये सुनकर मैमूना बेगम के दिल पर बोझ सा पड़ गया। यूं दिन गुजरते गए। सुबह सवेरे हुसैन, तैयबा और बच्चे अपने अपने काम और स्कूल निकल जाते। सारा दिन एहसान साहिब और मैमूना बेगम अकेले कमरे में बैठे रहते। न कोई जान पहचान, न कोई मसरूफियत। अक्सर दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते और दिल ही दिल में सोचते कि पाकिस्तान में रहना शायद ज्यादा बेहतर था। एक दिन पाकिस्तान से फोन आया। नंबर देखते ही एहसान साहिब के चेहरे पर चमक आ गई। कॉल अहमद अली की थी। जैसे ही सलाम किया, उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो बड़े जोश से अहमद अली से बातें करने लगे, यहाँ तक कि मैमूना बेगम झुंझला कर बोले, बस भी करें, मुझे भी तो मेरे बेटे से बात करने दी, खुद ही बोले जा रहे हैं। एहसान साहिब ने हंसते हुए मोबाइल बेगम को थमा दिया। फोन पर अहमद अली की आवाज कानों में पड़ी, उम्मी जी, मैं कल से आप दोनों को बहुत याद कर रहा हूँ, आप कब वापस आएंगे? मैमूना बेगम ने नर्म लहजे में जवाब दिया, बेटा अभी 3 माह रुकना है। अभी से उदास हो गए। अहमद अली की आवाज भरा गई, ये 3 माह नहीं, मुझे तो 3 सदियों जैसे लग रहे हैं। ये सुनकर मैमूना बेगम का दिल भर आया, आंखों से आंसू निकल पड़े। वो सोचने लगे, हमारा अपना बेटा हुसैन, जिसे मैंने जन्म दिया था, 3 साल बाद मिला है, लेकिन इसने जुदाई का कोई इजहार ना किया। और ये बच्चा जिसे आए जुमा 8 दिन हुए हैं, वो हमारी जुदाई से बेचैन है।
फोन बंद करते हुए उन्होंने अहमद अली को दुआ दी। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। इतवार के दिन हुसैन अपने वालिदैन और बच्चों को बाहर ले गया। ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत जगहें दिखाईं, समंदर की हुआ पार्क्स और ऊंची इमारतें, लेकिन साथ तैयबा न गई। इसने बहाना किया, मुझे कुछ मसरूफियत है, आप लोग चले जाएं। चंद हफ्ते यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन रात गए मैमूना बेगम ने सुना कि तैयबा हुसैन से उलझ रही है। इसकी आवाज में सख्ती थी, तुम्हारे वालिदैन कब तक यहाँ डेरा डाले रहेंगे? मुझे उनकी खिदमत का कोई शौक नहीं है, अपनी मसरूफ जिंदगी में ये बोझ नहीं उठा सकती, उन्हें वापस भेजो। ये अल्फाज मैमूना बेगम के कानों में जहर की तरह उतर गए। अगली सुबह नाश्ता की मेज पर एहसान साहिब ने बेटे को नरमी मगर बोझल लहजे में कहा, बेटा, हमने फैसला किया है, हम पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, बराहे करम हमारी वापसी का इंतजाम कर दो। हुसैन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। हुसैन ने अपने वालिदैन के लिए टिकट का इंतजाम किया और एयरपोर्ट तक छोड़ने आया, लेकिन जज एहसान साहिब और मैमूना बेगम के दिल अंदर ही अंदर चूर हो गए। बेटे के सर्द रवैये ने उनकी रूह तक को जख्मी कर दिया। वो सारा रास्ता खामोश रहे। जहाज कई घंटों की परवाज के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। रात के 3 बज रहे थे। बाहर जाते ही एक मानूस चेहरा सामने आया। वो अहमद अली था। चमकती आंखें, पुरजोश मुस्कुराहट और हाथों में खूबसूरत फूलों के बड़े बड़े बके। जैसे ही इसने अपने वालिदैन जैसे मोहसिनीन को देखा, आगे बढ़कर अदब से झुककर उनके हाथ चूमे और कहा, अंकल आंटी, खुश आमदीद। अब दोनों को बहुत याद किया। एहसान साहिब के चेहरे पर बरसों बाद असल खुशी उतर आई। मैमूना बेगम की आंखों में छपी उदासी एकदम खत्म हो गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगे, ये बच्चा, ये मेरा अहमद अली, सच्ची राहत तो यही है। ड्राइवर ने सामान गाड़ी में रखा और सब घर रवाना हुए। रास्ते में अहमद अली एक पल के लिए भी चुप न रहा। कभी सफर के बारे में पूछता, कभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वो चाहता था कि अंकल और आंटी की थकन भूल जाए। घर पहुंचकर जब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे तो हैरत का दूसरा दरवाजा खुला। अहमद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुबह का नाश्ता इसलिए नहीं किया था कि आप दोनों के साथ करूंगा। चलें शुरू करें, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये सुनकर एहसान साहिब और मैमूना बेगम की आंखों में नमी तीर गई। वो जान गए कि असल खुशी, असल अपनायत, असल सुकून वही है जहां दिलों में खुलूस और मोहब्बत हो। यूं इस रात अजनबियों की दुनिया से लूटे हुए ये दो थके हुए दिल अहमद अली की मुस्कुराहट और खिदमत में फिर से जीने का हौसला पा गए। कुछ अरसे बाद अहमद अली अपनी तालीम के एक अहम मोड़ पर था। एक शाम वो झिझकते हुए जज एहसान साहिब के कमरे में आया। कदमों में हल्की सी लर्जिश थी, लेकिन आंखों में ख्वाब झलक रहे थे। आहिस्ता से बोला, अब्बा जी, मैंने इब्तिदाई तालीम मुकम्मल कर ली है, अब आगे पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई दें कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ। एहसान साहिब ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की। गहरी सोच में डूबी आंखों से अहमद अली को देखा, फिर मुस्करा कर कहा, बेटा, मेरी जिंदगी की एक हसरत ये थी कि मेरे अपने दोनों बेटे जज बनते, मगर मेरी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। अगर तुम ये रास्ता इख्तियार करो, अगर तुम वकालत और अदलिया के शोबे में आगे बढ़ो, तो यकीन करो मुझे इससे बढ़कर खुशी और कोई नहीं हो सकती। अहमद अली ने अदब से सर झुका लिया। उसके दिल में शुक्र और अज़्म की लहरें एक साथ उठी थीं। अब्बा जी, मैं आपके ख्वाब को अपनी मंजिल बना लूंगा। अब देखेंगे, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। इस रात जज साहिब और मैमूना बेगम की दुआएं अहमद के सराहने थीं। अगले ही दिन इसने ला कॉलेज में दाखिला ले लिया। तालीम के साथ साथ एहसान साहिब ने इसे अमली मैदान में भी आगे बढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने एक मशहूर और दयानतदार वकील लुकमान साहिब के साथ उसकी बात कराई। यूं अहमद ने बतौर असिस्टेंट काम शुरू कर दिया। किताबों के साथ साथ अदालत के हाल, फाइलों की बारीकियां और मुकदमात की पेचीदगियां इसके सामने खिलने लगी। अहमद दिन रात मेहनत करता, कागजात संभालता, कानूनी निकात पर सवाल पूछता और पूरी तवज्जो से सीखता। 4 माह गुजरे तो लुकमान साहिब को अंदाजा हो गया कि ये नौजवान सिर्फ ज़हीन नहीं बल्कि शराफत और खुलूस में भी सबसे बढ़कर है।
वो अक्सर जज साहिब से कहा करते, एहसान भाई आपका बेटा वाकई नेक सीरत है, आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं, ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा नाम बनाएगा। ये सुनकर जज साहिब का दिल फख्र से भर जाता। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने उनकी हसरत को अहमद अली की शक्ल में पूरा करने का सामान किया है। एक रोशन सुबह लुकमान साहिब ने अहमद को अपने कमरे में बुलाया, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा अहमद, आज जरा मेरी एक जाती जरूरत पूरी कर दो। ड्राइवर नहीं आया, मेरी बेटी आयशा को कॉलेज छोड़ आओ, मुझे दफ्तर के अहम कागजात तैयार करने हैं। यह जुमला अहमद के लिए एक आम सा हुक्म था, मगर आने वाले दिनों का सबसे खास लम्हा भी। ये पहला मौका था जब अहमद और आयशा आमने सामने आए। आयशा भी वही यूनिवर्सिटी की तालिबा थी जहां अहमद तालीम हासिल कर रहा था, मगर आज मुलाकात एक मुख्तलिफ जाविये से थी। रास्ते की खामोशी में अजीब सा सुकूत था, मगर दिलों में एक अनजान धड़कन जाग रही थी। अहमद ने हमेशा दूसरों की इज्जत की और आज उसने अपनी नजरें झुकाकर यह खामोश सफर तय किया। आयशा ने भी अपनी वफादारी को कायम रखा, मगर दिल की दुनिया जैसे पहली बार हल्की सी जुम्बिश से रोशन हो गई थी। यही लम्हा दोनों की जिंदगियों में एक नए बाब का आगाज था। कभी सलाम, कभी रस्मी बात, कभी यूं ही साथ चलते हुए चंद अल्फाज। यूं एक खामोश मगर गहरी कुर्बत परवान चढ़ने लगी। जज एहसान साहिब अहमद की संजीदगी, मेहनत और वकार को देखकर मुतमईन थे। दूसरी तरफ लुकमान साहिब ने भी अपनी बेटी के लिए अहमद की शराफत और खुलूस को बगौर महसूस किया। दिल ही दिल में वो मुतमईन हो गए कि ये नौजवान सिर्फ एक अच्छा शागिर्द असिस्टेंट ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है। एक दिन दोनों बुजुर्ग आमने सामने बैठे। महफिल में सुकूत था, मगर दिलों में एक ही सोच गर्दिश कर रही थी। जज साहिब ने धीमे लहजे में कहा, अहमद ने हमेशा मुझे बेटे की कमी का एहसास नहीं होने दिया। आज लगता है कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। लुकमान साहिब ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, और मुझे भी यकीन हो गया है कि अगर मैं अपनी बेटी आयशा को किसी के सुपुर्द कर सकता तो वो सिर्फ अहमद है। यूं बात दिल से निकलकर जुबान पर आई और दोनों ने एक ही फैसले पर महर लगा दी। कुछ ही अरसे बाद एक बावकार मगर निहायत सादा तकरीब में अहमद और आयशा का निकाह हुआ। वो दिन अहमद अली की जिंदगी का खुशगवार तरीन दिन था। शादी के बाद आयशा ने सिर्फ अहमद की रफा हयात का दर्जा ही नहीं पाया, बल्कि इसकी जिदोजहद, ख्वाबों और हौसलों में भी एक सच्ची शरकन सफर बन गई। अब अहमद के हर सफर में इसकी दुआएं और साथ मौजूद था। चेहरे पर संजीदगी और लहजे में एतमाद के साथ कहा, अहमद, अब वक्त आ गया है कि तुम अमली मैदान में अपनी सलाहियतों का इम्तिहान दो। मैं तुम्हें एक अहम केस सौंप रहा हूँ। एक बड़ी कंपनी और उसके मुलाजमीन के दरमियान तनाज़ा है। यह मुकदमा सिर्फ कानूनी जंग नहीं बल्कि मजलूमों के हुकूक की जिदोजहद भी है। अहमद ने पूरे इन्हिमाक से केस की फाइल हाथ में ली। रात गए तक वो कानूनी निकात का मुताला करता रहा, दफात खंगालता रहा और दलाइल तरतीब देता रहा। इसकी आंखों में नींद कम और अज़्म ज्यादा था। अदालत के काफिमरे इंसाफ में जब मुकदमा शुरू हुआ तो अहमद ने अपने इस्तिदलाल और एतमाद से सबको हैरान कर दिया। इसके हर जुमले में उसूल पसंदी झलकती, हर सवाल में बसीरत नजर आती। गवाहों ने इसके रवैये से हौसला पाया, जज ने इसकी तवज्जो और दलील को सराहा और दूसरे वकला भी इसकी काबिलियत के मुतरिफ हो गए। यह मुकदमा अहमद अली के लिए सिर्फ एक कानूनी मरका नहीं था बल्कि एक सबक भी था। इसने जाना कि वकालत सिर्फ दफात और दलाइल पर मबनी नहीं बल्कि ये इंसानियत, अखलाकियात और इंसाफ की बुनियाद पर खड़ी है। हर मुकदमा इसे ये सिखाता कि असल जीत वो है जो सच्चाई और उसूलों के साथ हो, खा इसमें वक्त ज्यादा लगे आ मुश्किलात का सामना करना पड़े। वक्त गुजरता गया और हर केस अहमद की शख्सियत को मजीद निखारता गया। वो अदालत के कटहरे में सिर्फ एक वकील के तौर पर नहीं खड़ा होता बल्कि इंसाफ के सफीर के तौर पर नजर आता। इसकी शराफत, नर्म लहजा और उसूली मुअक्किफ लोगों के दिल जीत लेता। अहमद ने देखा कि समाज के अपने तजादात हैं। बाज़ औक़ात कानूनी इंसाफ और मुआशरती इंसाफ एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, मगर वो हमेशा कोशिश करता कि इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम करे, क्योंकि वो समझ चुका था कि एक वकील का असल इम्तिहान सिर्फ मुकदमा जीतना नहीं बल्कि इंसाफ को कायम करना है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया, इम्तिहान दर इम्तिहान, जिदोजहद पर जिदोजहद। अहमद अली ने हर मुश्किल को बर्दाश्त किया, हर मरहले को कामयाबी से तय किया।
आखिर वो दिन आ ही गया जब इसकी बरसों की मेहनत, लगन और खुलूस रंग लाई। अदलिया ने ऐलान किया कि अहमद अली को जज के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। ये खबर जैसे ही उसके कानों में पड़ी, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लम्हा इसके लिए सिर्फ कामयाबी नहीं था बल्कि एक ख्वाब की तकमील थी। आज इसका पहला दिन था जब वो जज की कुर्सी पर बैठा। काफमीमरे अदालत में जब इसने हल्फ लिया और गाल इसके सामने रखा गया तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। इसने दिल ही दिल में कहा, अब्बा जी, आज मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। आप हमेशा चाहते थे कि आपके बेटे जज बने। अगरचे वो अपनी राहें बदल गए, लेकिन मैंने आपका ख्वाब अपनी मंजिल बनाया और आज इसे हकीकत का रूप दे दिया। इस लम्हे अहमद अली को यूं महसूस हुआ जैसे दूर कहीं एहसान साहिब मुस्करा रहे हैं और दुआओं के फूल इस पर बरस रहे हैं। यूं अहमद अली न सिर्फ एक जज बना बल्कि अपने मुहसिन, अपने मुरब्बी और अपने बाप की ख्वाहिश का मुजस्सम अक्स भी बन गया। एक दिन शहर की फिजा एक खबर से लरज अलिफाटे। मशहूर बिजनेसमैन शेख हैदर अली कपड़ों की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। ये खबर सुनकर हर तरफ हलचल मच गई। अखबारात की शाह सुर्खियां, टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज और अवामी बहसें सब इसी एक मौजू पर मरकूज थी। मगर असल झटका तब लगा जब ये केस बाई चांस अहमद अली की अदालत में पेश किया गया। काफमीमरे अदालत में जज की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि मुल्जिम का अपना बेटा अहमद अली था। ये लम्हा एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने अहमद अली के दिल और दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। क्या वो एक बेटे के जज्बात में बह जाएगा? एक जज के उसूलों पर साबित कदम रहते हुए फैसला करेगा? पूरे शहर की नजरें अब अदालत की इस कुर्सी पर जिमी थी, जहां इंसाफ और रिश्ता आमने सामने खड़े थे। पूरे शहर में एक ही मौजू ज़ेरे बहस था, जज अहमद अली का इम्तिहान। बाजारों, दफ्तरों और गिल्ली महलवे में लोग सवाल करते, क्या वो अपने वालिद के हक में नरमी दिखाएगा? कानून के मुताबिक फैसला देगा? अखबारात की सुर्खियां चीख रही थी, जज का बाप मुल्जिम की कुर्सी पर। टीवी चैनल्स पर तबसरा निगार बहस कर रहे थे। कुछ लोग अहमद को बहादुरी की अलामत कह रहे थे और कुछ बदगुमान थे कि वो खून के रिश्ते को कानून पर तरजीह देगा। इस दौरान अहमद अली के घर का माहौल और भी कठिन हो गया। आयशा की आंखों में फिक्र थी, मगर उसने शौहर का हौसला बढ़ाया। अहमद, ये तुम्हारा इम्तिहान है, मगर याद रखो, तुम सिर्फ बेटे नहीं हो, तुम इंसाफ की अलामत हो। एहसान साहिब और लुकमान साहिब भी उसके पास आए। एहसान साहिब ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यही वक्त है जब तुम्हें साबित करना है कि एक जज का दिल इंसाफ के लिए धड़कता है, न कि रिश्तों के लिए। अदालत की तारीख तय हुई तो शहर भर की नजरें इस दिन पर जिम गईं। अदालत का कमरा खिंचाखच भरा हुआ था। हर नजर सिर्फ एक शख्स पर टिकी थी, जज अहमद अली। आज उसके सामने कोई आम मुकदमा नहीं था, बल्कि इसके अपने वालिद शेख हैदर अली के खिलाफ कपड़े की स्मगलिंग का केस पेश था। फिजा में एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। कलमों की खड़खड़ाहट और कागजों की सरसराहट के बीच अहमद अली के दिल की धड़कन जैसे सबको सुनाई दे रही हो। शेख हैदर अली कटहरे में खड़े थे। आंखों में शर्मिंदगी भी थी और बेटे के सामने एक बेबसी भी। अहमद ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं, लेकिन अगले ही पिल उनकी जगह अदलिया के वकार की सख्ती ने ले ली। वकला ने अपने दलाइल दिए, गवाह पेश हुए, सबूत रखे गए। अहमद ने हर बात पूरे ध्यान से सुनी, लम्हा लम्हा नोट किया। इसके दिल में बार बार एक ही जंग बर्पा होती रही, क्या मैं एक बेटा हूं या एक जज? आखिर वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। अहमद अली ने फैसला सुनाने के लिए कलम उठाया। कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। गहरी सांस लेकर अहमद ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। मेरे वालिद शेख हैदर अली पर आयद इल्जामात गवाहों और सबूतों के मुताबिक साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत उन्हें मुजरिम करार देती है और कानून के मुताबिक सजा सुनाती है। ये अल्फाज जैसे पत्थर की लकीरें थे। कमरा अदालत में सिसकियों की आवाजें उभरी, मीडिया के कैमरे चमकने लगे और लोग एक दूसरे को देखने लगे। शेख हैदर अली ने एक आखिरी नजर बेटे पर डाली। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे कह रहे हो, बेटा, तुमने मेरा सर झुकने नहीं दिया। इस दिन अहमद अली ने सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाया, बल्कि एक तारीख रकम कर दी। मुल्क के कोने कोने में ये खबर फैल गई। हर तरफ एक ही बात थी, एक बेटे ने अपने वालिद पर भी इंसाफ को तरजीह दी।
ये फैसला अदलिया की तारीख का संग मील बन गया। अगली नावल का जादू। ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसा सफर है जो आपके दिल की धड़कनों को तेज करेगा, आपकी आंखों को नम कर देगा और आपकी रूह पर गहरा नक्श छोड़ जाएगा। रिवायती अंदाज से हिट कर लिखी गई ये कहानी जज्बात की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर लफ्ज एक धड़कन की तरह महसूस होता है। ये सिर्फ एक नावल नहीं, ये एक एहसास है, एक रिश्ता है, एक जिंदगी का अक्कास है। जैसे ही आप पहली सत्र पढ़ेंगे, एक अनजाना सा खिंचाव आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा और आप चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाएंगे जब तक आखिरी लफ्ज आपकी आंखों के सामने ना आ जाए। दिल को छूने वाली, आंखों को भिगाने वाली और रूह को रोशन करने वाली ये कहानी आपके साथ रहेगी तवील अरसे तक। तैयार हो जाएं। कलाम दिल उर्दू नावल में यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कलाम दिल उर्दू नावल्स को, और आप बन जाइए इस दुनिया का हिस्सा जहां हर कहानी आपके दिल की जुबान में बोलती है।